गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। पहला पाठ वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें वाक्य भेद पढ़ने के लिए हमें ये समझना होगा कि वाक्य किसे कहते हैं। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों के मेल से बने जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मधुरिमा विद्यालय जाती है, इसमें कई शब्द है। मधुरिमा विद्यालय जाती है, लेकिन ये जब क्रम में रखा गया तो एक सार्थक अर्थ दे रहा है। इसका मतलब है कि ये एक संपूर्ण वाक्य है। वाक्य की विशेषताएं क्या होती है? किसी भी वाक्य की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। वाक्य में उपयुक्त हर शब्द की आपस में संगति होना चाहिए। वाक्य में पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। वाक्य के शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। सामान्यतः हिंदी में पद क्रम इस प्रकार रखा जाता है: पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर पूरक, फिर क्रिया। ठीक है बच्चों, शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता होनी चाहिए। ये था हमारे वाक्य की निम्नलिखित विशेषताएं। अब आइए हम देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप पढ़े हैं। जैसे कोयल मधुर गीत गाती है, तो इसमें देखिए उद्देश्य क्या है? कोयल, क्योंकि कोयल के बारे में इस वाक्य में कुछ कहा जा रहा है। ठीक है। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। विधेय जैसे देखिए, तारे आसमान में चमक रहे हैं। अब यहाँ पे आसमान में चमक रहे हैं, ये क्या हो गया? विधेय। क्योंकि उद्देश्य क्या है? तारे, क्योंकि तारे के बारे में बताया जा रहा है और जो कुछ बताया जा रहा है वो विधेय है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देखते हैं वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो पहले हम सरल वाक्य को समझते हैं। सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य वह स्वतंत्र उपवाक्य है जिसमें कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण और क्रिया में से कुछ या सभी घटकों का योग होता है। इसमें एक ही क्रिया होती है। दूसरे शब्दों में इसमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है। जैसे कि आप देखिए, आयुष पढ़ रहा है, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, आयुष का बड़ा भाई चलचित्र देख रहा है। वे वहाँ क्यों गए? यहाँ युक्त वाक्यों में एक ही क्रिया है, एक ही, हालांकि अलग अलग वाक्यों में अलग अलग घटक है। घटक अलग हो सकते हैं लेकिन क्रिया, कर्ता, कर्म एक ही होता है। अब देखिए बच्चों, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक समुच्चय बोधक पद से जुड़े रहते हैं। उपवाक्यों में समानाधिकरण का संबंध होता है। स्वतंत्र उपवाक्यों में पूर्ण अर्थ का बोध कराने का सामर्थ्य होता है। उपवाक्य आपस में योजक पद
किंतु, लेकिन, पर, इसलिए, या, अथवा, तथा, और आदि द्वारा जोड़े जाते हैं। बच्चों, संयुक्त वाक्य में याद रखिएगा कि ये समुच्चय बोधक समानाधिकरण से जोड़ा जाता है। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, एक समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। तो याद रखिएगा, संयुक्त वाक्य में हम समानाधिकरण शब्दों से ही वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है। अब देखिए, मेरे पिताजी आ रहे हैं और भाई इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, और लगा करके यहाँ पे दो स्वतंत्र वाक्य को जोड़ दिया गया। मेरे पिताजी आ रहे हैं, भाई इंतज़ार कर रहे हैं, और लगाकर हमने इसे एक बना दिया। अंदर जाके बैठिए और बातें कीजिए। देखिए, बातें कीजिए, अंदर जाकर बैठिए, इसे हमने और के द्वारा जोड़ करके इसे हम संयुक्त वाक्य बना दिए। मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य देखिए, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो जो किसी व्याधिकरण योजक, याद रखिएगा, व्याधिकरण योजक के द्वारा जुड़े हो तथा इस उपवाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य गौण हो, अर्थात प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो या निर्भर हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में। तो मिश्र वाक्य का बहुत सरल परिभाषा मैं आपको बता दूं। ये क्या है? इसमें एक उपवाक्य होता है और एक प्रधान वाक्य उपवाक्य होता है। ठीक है। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित होता है। जब आप स्वतंत्र करेंगे तो वो स्वतंत्र नहीं होगा, एक दूसरे पे आश्रित होगा। और संयुक्त में याद रखिएगा, दोनों स्वतंत्र होते हैं, यही पहचान है। ठीक है। संयुक्त में दोनों स्वतंत्र होते हैं, मिश्र में एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और ये पूरा वाक्य पढ़ने से आपको अंतर स्पष्ट समझ में आ जाएगा। यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। अब देखिए, यहाँ यदि और तो, मिश्र वाक्य का में प्राय व्याधिकरण योजक युग्म, यानी जैसे कि जो सो, जैसे वैसे, जिसकी उसकी, यदि तो, वही, जिसे जिसे उसे, जब तक, तब तक आदि का प्रयोग करके हम लोग इस वाक्य को जोड़ते हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण मैं आपको दी हूँ, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। तो यदि तो, अब देखिए सफलता कैसे मिलती? जब मैं परिश्रम करती। ठीक है, परिश्रम करता तो एक काम दूसरे काम पर आश्रित है। ठीक है। जब वो स्टेशन पर पहुंचता तब मैं उससे मिला। तो देखिए, जब तब। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है? और, लेकिन, परंतु, अथवा, इसलिए, किंतु, या, इस तरह के शब्दों से इसे जोड़ा जाता है। देखिए बच्चों, मिश्र वाक्य में प्रधान और गौण आश्रित उपवाक्य को हम पहचानेंगे कैसे? यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, ये मिश्र वाक्य है। परिश्रम करने पर मैं सफल हो जाता, ये सरल वाक्य है। ठीक है। इन्हें हम पहचानेंगे कैसे? इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? इसके भी कुछ नियम हैं जो आप समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए बच्चों, यहाँ परिश्रम करता क्रिया वाक्य में बदलने पर बदल गई, किंतु सफल हो जाता क्रिया सरल वाक्य में बदलने पर भी नहीं बदली। दूसरा देखिए, अतः मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदल ले और देखे कि जो क्रिया बदल जाती है वो आश्रित उपवाक्य है और जो क्रिया नहीं बदलती वो प्रधान उपवाक्य है। याद रखिएगा, आपको पहचानना होगा
कि प्रधान उपवाक्य क्या है और आश्रित उपवाक्य क्या है। ठीक है, तो जो क्रिया बदल जाएगी वो आश्रित है, जो नहीं बदलती वो प्रधान है। प्रधान उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है और जो प्रधान उपवाक्य होता है उसका क्रिया मुख्य होता है। आश्रित उपवाक्य क्या है? आश्रित उपवाक्य के भेद, आश्रित यानी हम गौड़ कह सकते हैं, गौड़ उपवाक्य जो आश्रित है। आश्रित का अर्थ, गौड़ का अर्थ होता है आश्रित। तो आश्रित उपवाक्य के 3 भेद है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या है? प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या संज्ञा पद बंध के स्थान पर जो उपवाक्य प्रयोग में आते हैं उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, यहाँ पर लक्ष्मण ने कहा कि हम नारी जाति से ठगे गए हैं। तो यहाँ देखिए लक्ष्मण क्या है? संज्ञा। और एक बात याद बच्चों, संज्ञा उपवाक्य से पहले की अवश्य लगता है और संज्ञा उपवाक्य किसी संज्ञा के द्वारा ही कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने कहा कि, ठीक है, वह नहीं पढ़ेगा ऐसा पिताजी को विश्वास है। ठीक है, पिताजी को विश्वास है कि, आचार्य कहते हैं कि जरूर होगा और जो आगे जो होगा वो संज्ञा उपवाक्य होगा। ठीक है, संज्ञा होगा। उसके बाद देखिए बच्चों, विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? विशेषण क्या है? प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम में की विशेषता बतलाने वाले उपवाक्य को हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ सर्वनाम के किसी रूप में होता है, याद रखिएगा। विशेषण संज्ञा उपवाक्य हमेशा संज्ञा के द्वारा कहा जाता है। विशेषण प्राय सर्वनाम से शुरू होता है। जैसे यह वही बालक है जो कल चौराहे पर मिला था। तो बच्चों देखिए, यह वही बालक है, तो यहाँ बालक की विशेषता बताई जाती है। तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रही है। ठीक है, तो यह वही जो कल चौराहे पर मिला था। तो यहाँ पर यह वही बालक है, यहाँ बालक की विशेषता बताई जा रही है जो कल चौराहे पे मिला था। ठीक है, अब देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है? क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रधान उपवाक्य की क्रिया के संबंध में सूचना देने वाले, विशेषता बताने वाले या आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। अब देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण उपवाक्य मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने हैं? कालवाचक उपवाक्य, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और परिणामवाचक। कालवाचक में क्या होता है कि क्रिया का काल यानी समय, किस समय निर्धारित किया गया। स्थान उपवाक्य में देखिए क्रिया किस स्थान पे हुआ, इसकी विशेषता होती है। रीति में क्रिया किस प्रकार से हुआ। परिमाण में क्रिया कितनी मात्रा में हुआ और परिणाम में क्रिया का क्या रिजल्ट निकला। ठीक है, परिणाम मतलब रिजल्ट होता है। सबका एक एक उदाहरण देख लीजिए, सब स्पष्ट हो जाएगा। कालवाचक में जब वर्षा हो रही थी तब छात्र मैदान में थे। तो देखिए ये समय बता रहा है, काल को बता रहा है कि जब वर्षा हो रही थी, समय को निर्धारित कर रहा है। रीतिवाचक में है देखिए, रीतिवाचक जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो उसी में मैं भी पढ़ता हूँ। यह स्थान के बारे में बता रहा है कि जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो, स्थान, विद्यालय कौन सा, स्थान क्या है, विद्यालय। रीतिवाचक जैसे वह लिखता है वैसे मैं भी लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से काम किया जा रहा है। लिखना क्रिया है, तो जैसे वह लिखता है वैसे मैं लिखता हूँ। तो ये हो गया आपका रीतिवाचक, कार्य को किस तरह से किया गया।
परिमाण में क्या है, जितना उसने काम किया उतना फल मिल गया। तो देखिए यहाँ परिमाण मात्रा के बारे में बता रहा है, जितना उसने काम किया था उतना ही उसको फल मिला है। और परिणाम में क्या है, रिजल्ट जिसे हम कहते हैं, यदि मैंने पूर्ण प्रयास किया होता तो अवश्य सफलता मिलती, यानी हमारे प्रयास में कमी रह गया तो इस कमी का रिजल्ट क्या हुआ कि वो असफल रह गया। ठीक है बच्चों, वाक्य में रूपांतरण या रचनांतरण क्या है, किसी वाक्य में भाव विचारों को यथावत रखते हुए एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में रूपांतरण या स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, ये अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से और वाच्य की दृष्टि से होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और मैं कुछ पाठ अभ्यास भेज रही हूँ, प्रश्न अभ्यास, इसे आप कर लीजिएगा। लेकिन इससे पहले आप इसे फेयर कॉपी में, व्याकरण के कॉपी में लिख लीजिएगा। वाक्य किसे कहते हैं, देखिए सारे अंडरलाइन कर दिए हैं हम, आप चाहे तो इसी से लिख सकते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, तीनों की परिभाषा और एक एक उदाहरण। धन्यवाद बच्चों।